तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हमारी स्पेशल सेशन है एडवांस अकाउंटिंग को लेकर। चूँकि थोड़ा सा मैं लेट आज हो गया हूँ किसी कारणवश, लेकिन आज नए स्टूडेंट हो एडवांस अकाउंटिंग के, तो आज बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। और मेन तो यही है कि आप अकाउंट्स के हो तो जाहिर सी बात है एडवांस अकाउंटिंग का कोर्स कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सोच के आए होंगे भाई अकाउंट्स के बारे में। यहाँ आप आए, आपने को पता चला होगा कि हाँ ये सारी चीज़ें, जैसे आप एक्सेल को लेके बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, टैली ERP 9 क्लियर करेंगे, फिर GST का है उसमें वो भी देखेंगे, उसके साथ साथ में बिजी अकाउंटिंग है वो भी पूरा होगा क्लियर। तो कुछ तो सोचा ही होगा क्यों कि एडवांस अकाउंटिंग का हम कोर्स करके ये हमारी प्लानिंग होगी। तो थोड़ा सा मैं आपसे एक पहले तो आइडिया ले लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि अकाउंटिंग क्या होती है। अगर हम अकाउंट की बात करें तो बता सकते हैं आप अकाउंटिंग क्या होती है? सर, किसी चीज़ का मतलब टोटल करना होता है। किसी चीज़ को टोटल करना। आप व्यापारी बिजनेस में किसी भी चीज़ में अपना हिसाब किताब रखना। हिसाब किताब रखना। आप सर जी सैलरी वगैरह जो होती है इसका हिसाब किताब रखना। और आप हिसाब किताब का एक रिपोर्ट रखना अकाउंटिंग कहलाती है। अकाउंटिंग। ठीक, देखिए अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग हमारी दैनिक लाइफ मतलब कि डेली पर डे के मतलब ऐसे जुड़ा हुआ है अकाउंट्स बिल्कुल। चाहे आप सुबह से शाम तक कुछ भी जा रहे हो, मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप अपने घर से बिलारी आए और बिलारी जब आए तो घर वालों से कुछ पैसे लिए और कुछ पैसे लेने के बाद में आप बिलारी आए, बाकायदा किराए से आए, उसके बाद में बिलारी में आपने कुछ खरीदा और खरीदने के बाद में क्या किया, फिर रिटर्न हुए घर पर। और घर पर जाने के बाद में जितना अमाउंट आपके पास था और कितना खर्चा हुआ, आपका एक दिमाग में एक अकाउंट तैयार हो जाता है। जब पूछते हैं ना कि जहाँ इतने रुपए खर्च हुए आपके, बताओ कहाँ कहाँ हुए, कितने बचे, तो पूरा आपके दिमाग में ये होता है कि आपने इतने हमें रुपए दिए, वहाँ हम इतने गए, इतने खर्चे हुए वगैरह वगैरह, उसके बाद हमें इतना पैसा बचा हमारे पास। तो ये सारी चीज़ यहाँ तो हम अपने दिमाग में माइंड मेकअप कर रहे हैं, लेकिन यही सारी चीज़ों को चाहे वो पहले मैनुअली अकाउंटिंग होती है, आज सॉफ्टवेयर के द्वारा, जैसे टैली है, टैली में हम बाकायदा सॉफ्ट कॉपी में या टैली के अकॉर्डिंग वो सारा कुछ रिकॉर्ड करते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है, किसी बिजनेस है, किसी व्यापार है, किसी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, किसी में भी कुछ भी ट्रांसैक्शन या लेन देन जो भी हो रहा है इन द सेंस ऑफ द मनी, तो वो उसका बहुत बेटर तरीके से रिकॉर्ड रखना ही हमारी क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक, तो ये है आपका अकाउंट्स। और बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर करेंगे, उसके साथ साथ में हम लोग क्या करना है कि हमें ऐसा नहीं है कि एक तो ये नॉर्मल अकाउंटिंग हो गई जो हम लोग, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो भी वायदा भी है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे यहाँ अगर जनरल स्टोर की शॉप है हमारी, और जनरल स्टोर की शॉप में डेली पर डे कितने हमारे यहाँ कस्टमर आ रहे हैं, कितना हमारे यहाँ माल बाहर से हम लेके आए, कितना बेचा, उसके बाद में जो भी हम शाम को देखते हैं कि भाई हमने इतना माल बेच दिया और इतना के हम लेके आए। ओवरऑल एक महीने में ये पर डे के हिसाब से भी लगा लो, ये जो डेली वेजेस होते हैं डेली वाले वो देखते हैं, तो फाइनली वो देखते हैं कि भाई हमने इतने का माल लाए और इतना हमें इतने का बेचा और इतना हमें बेनिफिट हुआ। वो सारा कुछ हम क्या करते हैं, जैसे मैं जनरल स्टोर की बात करी तो वो जनरल स्टोर में सारा कुछ नोट कर लेते हैं, पर डे के हिसाब से पता चलता था। महीने में ये फाइनलाइज हो जाता है कि इतने का सामान आया, इतना हमारा खर्चा हुआ और ओवरऑल हमारे महीने का टोटल इतना पैसा बचा। ये सारी चीज़ क्या है, ये सब अकाउंटिंग है। आपके या मेरे किसी के घर में भी फादर होते हैं हमारे, कहीं जॉब कर रहे हैं, मैं जॉब को लेके बातचीत कर रहा हूँ, जॉब कर रहे हैं और जॉब करने के बाद में महीने की सैलरी कोई भी हो सकती है, और उस महीने की सैलरी में कितना कुछ खर्चा हुआ, कितने का सामान घर के लिया, फीस गई, बिजली का बिल गया, पानी का बिल गया वगैरह वगैरह, जो भी बिल्स वगैरह करें, उसके बाद में एक महीने के बाद में जो हमारे पास बचा और हमको पता रहता कि कितना कितना खर्चा हुआ, ये सब क्या है, हिसाब किताब रखना ही क्या है, ये अकाउंटिंग ही तो है। और मैं समझता हूँ हमारे घर में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो अकाउंटेंट होती है वो माँ होती है घर में, कि पिछली बार तो इतना पैसे आए थे, इतना खर्चा हुआ, इतना बचा था। अगर 100-200 रुपए की इधर उधर होती है ना, तो बताते हैं 100-200 रुपये वहाँ खर्चे हुए थे तो ये अकाउंटिंग है। ठीक,
अब ये तो नॉर्मल अकाउंट होंगे, या बहुत एक हम कई चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे इसमें। और एक चीज़ तो है कि जो बैंकों में आप देखें, बैंकों में देखिए मैं नॉर्मल जैसे ये है हमारा अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होता है? खाता। अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग का मतलब जो होता है वो होता है हमारा, इसको भी अकाउंट बोलते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, बैंकों में देखा हुआ आपने, अकाउंट प्लस काउंट इक्वल टू अकाउंटिंग। खातों को काउंट करने का मतलब ये नहीं होता गिनना, खातों के बारे में टोटल डिटेल्स रिकॉर्ड रखना ही अकाउंटिंग कहलाते हैं। और हम बैंकिंग में आए तो इन खातों को लेके भी बातचीत होगी हमारी। खातों को लेके क्या बातचीत होगी? अब खाते कितने प्रकार के होते हैं जो बैंकों में ओपन होते हैं, उनके बारे में डिटेल से हम जानकारी लेंगे इस अकाउंट्स में, ठीक। लेकिन उससे पहले हम जो हम टैली को लेके बातचीत करेंगे, ठीक है। और टैली को लेके बहुत सारी चीज़ें, उससे पहले आपका स्टार्टिंग होगा अब एक्सेल। तो एक्सेल को लेके बातचीत करेंगे अभी हम, ठीक है। अगर मैं एक्सेल में आऊँ तो ये इस टाइप से आपने देखा होगा, इस टाइप से बने होते हैं ना एक्सेल में, क्यों स्टूडेंट? यही तो होते हैं इस टाइप से बनी हुई शीट्स टाइप की, ठीक। तो ये एक्सेल में क्या है, अगर मैं इनकी बात करूं एक इसकी, तो एक इसको हम क्या बोलते हैं, कुछ सेल बोलते हैं। और सेल की बात करेंगे, सेल किससे बनता है? तो एक रो और एक कॉलम मिला के क्या बनता है? एक सेल। तो एक रो प्लस एक कॉलम बराबर एक सेल क्या होता है, ये फिलहाल में हम याद रखेंगे। इसके साथ साथ में क्या क्या चीज हम करने वाले हैं, क्योंकि आज पहली क्लास है। सबसे मेन चीज है कि हमें ये पता चल जाना चाहिए कि हम अभी आने वाले 4-5 महीने में करेंगे क्या क्या। एक जो क्लियरनेस एकदम क्लियर जाना चाहिए हमारा एकदम कंसेप्ट कि हम इन कोर्स के साथ में क्या क्या करने वाले हैं। दूसरा है हम लोग अभी देखिए सैलरी पर आएंगे हम, और सैलरी भी कई टाइप्स के हम सैलरी तैयार करेंगे। उसमें अगर बात की जाए तो ईपीएफ हो गया, ईएसआई हो गई, इसको फुल होता है ईएसआईसी, इसके बारे में जानेंगे। पीएफ ईएसआईसी की बात करें तो आप जानते होंगे पीएफ ईएसआईसी क्या होता है, जानते हैं आप लोग? बिल्कुल। ईएसआईसी के बारे में नहीं पता? हाँ, इसके बारे में बातचीत करेंगे, पहले हम नोट कर लेते हैं ना। इसके बाद में देखिए जब सैलरी तैयार होती है तो सैलरी कैसे बनती है, बेसिक क्या होता है, डीए क्या होता है, टीए क्या होता है, एचआरए क्या होता है, सर्विस चार्ज क्या होता है, सर्विस टैक्स क्या होता है। ये सारी चीजें हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इसको लेके। उसके साथ साथ में हम बोनस बनाएंगे, बोनस शीट होगी हमारी तैयार। बोनस तो जानते हैं ना, सुना होगा आपने? सुना है, जानते नहीं है, वो भी आप बनाओगे बोनस कैसे तैयार होता है। क्योंकि इसमें क्या है कि बोनस साल में, जैसे केंद्र सरकार की जॉब में जो कार्य करें, जैसे हम ज़्यादातर यहाँ रेलवे के ज़्यादा हैं लोग, तो रेलवे वालों को मिलता है हर साल बोनस मिलता है दीपावली पे। अब बोनस वो कैसे मिलता है, क्या है, क्या उसके रूल्स रेगुलेशन किस बेस पर मिलता है, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कशन करेंगे। बोनस हो गया, एक होता है आपका ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग क्या होता है। उसके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बिल तैयार करेंगे, बहुत सारे बिल तैयार करेंगे, इनवॉइस तैयार करेंगे, इनवॉइस, ठीक है। और उसके साथ साथ में इनवॉइस होंगी वो टैक्स के साथ में होंगी। आज के टाइम में कौन सा टैक्स चल रहा है जो हम सेल परचेज करते हैं?
जीएसटी। तो जीएसटी को लेके बातचीत होगी हमारी, हम जीएसटी को जानेंगे बहुत बेटर तरीके से, ठीक है। कुल मिला के हम एक्सेल में इतना सारा कुछ करने वाले हैं कि इसको करने के बाद में हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि सैलरी किस बेस पर बनती है, कैसे बनती है, क्या क्या चीज मेंशन उसमें सैलरी में होती हैं, पर डे के हिसाब से कैसे होता है, या फिर मैं बात करूं ओवर टाइम सैलरी, अगर ओवर टाइम सैलरी कैसे बनती है, ओवर टाइम सैलरी अगर मैं बात करूं NH क्या होता है, NH होता है नेशनल हॉलीडे, ये चीजें क्या होती हैं। तो बहुत सारी, कहने का मतलब है कि इसमें बहुत सारा कुछ हम लोग करेंगे, ठीक। अब इरेज कर दूं मैं से, हैं ये सारी चीज आपको मिल जाएंगी, है ना, कहीं के बाहर देख सकते हैं आप वीडियो के द्वारा, है ना। हाँ, मतलब ये सारी चीजें आज जो आपके वॉइस एजुकेशन पर पड़ जाएगा ये वीडियो, और आप आराम से देख सकते हैं इसको, कई बार बैक कर करके देख सकते हैं, ना समझ में आए तो। तो फिर कुछ करते हैं नया, है ना। सबसे पहले तो क्योंकि अभी हम जो आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, क्योंकि पहले मार्कशीट बनाओगे मुश्किल से 1-2 दिन में, उसके बाद में तुरंत आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएंगी। अब मेन है कि हमें उस बारे में पता हो जाना चाहिए, तो हम सैलरी, सबसे पहले हम सैलरी लेंगे और सैलरी में क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं वो हम बात करेंगे, ठीक है। सैलरी, अच्छा एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपको, सैलरी का जब नाम आया है तो वेजेस भी क्लियर होना चाहिए। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं सैलरी और वेजेस में क्या अंतर होता है, बता सकता है कोई? नहीं पता, आप नहीं पता। सैलरी वेजेस में, अगर सबसे पहले मैं वेजेस पे आता हूं, वेजेस क्या होती हैं। देखिए वेजेस की बात करें तो वेजेस क्या होता है, आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं हम दिल्ली के जो अर्नर होते हैं, मतलब कि जिसको बोलते हैं दिहाड़ी, दिहाड़ी तो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं डेली वेज, डेली वेज तो बोलते हैं, मतलब जो पर डे के हिसाब से, जिसको पर डे भी बोलते हैं, पर डे अर्नर, मतलब वो लोग जो डेली दिनों के हिसाब से काम करते हैं। जैसे अगर मैं कोई काम कहूँ, अभी ये सामने गंदगी हो रही है, इसको सफाई करना है, तो वो कहते हैं सर हम तो मैंने उससे नॉर्मली वो खुद ही बोलेगा कि यार 500 रुपये दाढ़ी चल रही है हमारी, तो मैंने कितने दिन का काम है कि 2 दिन का, मैंने चलो भाई करो 1000 रुपये देंगे। तो ऐसे लोग जो डेली, जिनको दिहाड़ी मजदूरी वो बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, वेजिस। ये जो वेजेस होती है पर डे के हिसाब से दी जाती है, लेकिन सैलरी क्या होती है, सैलरी दी जाती है मंथली वाइज, एक फिक्स हो जाता है और मंथ के मंथ जो दी जाती है उसको हम सैलरी बोलते हैं, ठीक है। मंथली वाइज, तो ये क्लियर हुआ सैलरी और वेजेस में अंतर। सैलरी क्या होता है,
आपको ये पूछा गया वेजर कि ये डेली वेजर रनर है, मतलब कि पर डे के हिसाब से इनको पैसा देना है। एक वो लोग हैं जो मंथली होते हैं, जिनको मंथली को दिया जाता है, मंथली एकदम जो जॉब करते हैं, तो उनका ये होता है, ठीक है। क्योंकि इनका कुछ फिक्स नहीं होता भाई, इनका इसलिए फिक्स नहीं होता आज इनको काम मिला कल नहीं मिले, या फिर आज इनको 500 मिलने, कल पता चला कि कोई काम है, उन्होंने कहा भाई इनको और कहीं काम नहीं मिला, कि भाई कि सर ये कह रहे हैं कि हम तो 500 रुपये लेते हैं, कि भाई हम 400 देंगे, भाई देख ले। लेकिन इसमें सैलरी में क्या है, जो मंथली एक फिक्स हो गया वो मंथली मिलेगी, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी और वेजेस हुई, अब उस हम बातचीत करते हैं आगे क्या क्या होता है इसमें। और समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लेना, समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। पता चला घर पे पहुंच गए, घर पे पहुंच के क्या बताया समझ में ही ना आया, सब ऑल क्लियर हो जाए सब, तो दिमाग से काम करना है थोड़ा सा ना। अब बात करते हैं हम, जब हम सैलरी बनाते हैं तो हम लोगों को पता होगा कि अगर मैं बात करूं, चाहे वो अपने कंपनी एक्ट को लेके बात करें, इसमें भी सारा कुछ है। फैक्ट्री एक्ट मतलब कि कंपनी अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन हो रखी हैं। खैर हमें इतना डीपली में नहीं जाना, हमें ये ध्यान रखना है बस। उसके साथ साथ में इसमें क्या है कि सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए जो हमारी सैलरी बनती है, जो हमारी सैलरी बनती है वो कितने दिन से बनती है। सबसे पहले मेन बात ये चीज आती है। इन अधिनियम के अंदर ये पता है कि इनमें क्या है, वीकली ऑफ मिलते हैं। क्या मिलते हैं? वीकली ऑफ। इनमें क्या होता है, इनमें क्या मिलता है? वीकली ऑफ मिलते हैं। जब सैलरी, जब हम कहीं काम करते हैं ना किसी कंपनी में, तो वीकली ऑफ मिला करता है। वीकली ऑफ क्या होता है, पढ़ो थोड़ा सा, क्या लिखा हुआ है ये। वीकली का मतलब होता है सप्ताह में एक ऑफ। तो वीकली ऑफ मिलता है एक सप्ताह में एक, तो महीने में मंथली में कितना हो गया? मंथली में 4 दिन हो गए। देखा होगा आपने, जैसे हर कंपनी में अपने अपने अलग अलग दिन होता है। जैसे अगर इंस्टीट्यूशन में बात करें तो संडे की छुट्टियां होती हैं, हर संडे छुट्टी रहेगी, मंडे टू सैटरडे कार्य होता है। और कंपनी में अपने अपने अलग अलग टाइमिंग है, लेकिन एक हफ्ते में, एक सप्ताह में एक छुट्टी इनको देनी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं वीकली ऑफ। कहीं कहीं ऐसा होता है कि वीकली ऑफ नहीं देते। ये उन चीज़ों में मैंने देखा है जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जहाँ आपने देखा होगा जो कंपनियां होती हैं, या आजकल तो बैंकों में भी सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं। वहां मैंने देखा है कि वहां वो लोग अब शायद देने लगे हों। जहां तो मैंने जॉब किया है, हरिद्वार में रहा हूं मैं, वहां मैंने कुछ ऐसे देखा था कि मैंने उनसे पर्सनली पूछा था, खैर साहब हमें वीकली ऑफ नहीं मिलता। लेकिन अब तो खैर मुझे उम्मीद है हर जगह मिलते होंगे। तो वीकली ऑफ में क्या है कि एक हफ्ते में एक दिन मिलना तय है कि आपको एक हफ्ते में एक दिन मिलेगा, जिसको हम वीकली ऑफ बोलते हैं। महीने में 4 दिन मिलते हैं, सभी को पता है ये तो, ठीक। इस सैलरी में अब बात आती है कि सैलरी कितने दिन से बनती है। जैसे अगर मैं बात करूं, जनवरी में कितने दिन है? 31 जनवरी है तो 31 दिन हो गए। अब जब 31 दिन हो गए तो आप मुझे ये बताइएगा, 31 दिन हो गए तो सैलरी कितने दिन से बनेगी? बताइए। अगर मैं ये कहूं कोई नॉर्मल मेरे यहां आ रहा है और 31 दिन तक आएगा जनवरी में, फरवरी में 28 दिन तक आएगा, फिर आपका मार्च में फिर वो आई थिंक 30-31 दिन है, वहां तक आएगा। तो उसको सैलरी में कितने दिन की दूंगा? कहने का मकसद मतलब ये है, तो सैलरी कितने दिन के अनुसार बनेगी? 28 दिन। अब 26 दिन होगा तो 4 दिन तो कट जाएंगे, नहीं तो ऑफ तो करेंगे। अच्छा, अगर जनवरी की बात करें तो जनवरी में 31 में 4 कट गए तो कितने बचे?
27 बचे हैं फिर तो 27 से बनेगी। लेकिन एक्स्ट्रा हो गया है। हाँ तो 27 से बनेगी। देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपसे तो पूछ लूँ सब कुछ। 26 ही दिन देखिए क्या होता है, सैलरी जो बनती है वो बनती है 26 दिन से। कितने दिन से? 26 से। समझ रहे हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 26 दिन से अगर हम बात करें जनवरी की, तो जनवरी में अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो सैलरी है हमारी 5200 रुपए। कितनी है? 5200। तो 26 दिन से सैलरी बनेगी, तो एक दिन के कितने रुपए हो गए? 26 से भाग कर दो दिन को। हाँ बिल्कुल। तो बताओ, सैलरी 26 से भाग कर दो, देखिए हाँ 26 दिन होता है 52, एक दिन का हो गया 200 रुपए। कितना हो गया? 200 रुपए। 200 रुपए एक दिन के हिसाब से लगाया जाए। अब हमें क्या करना है कि ये 5200 सैलरी है, तो 26 दिन से देखिए, अब मैं आपको वो बताने वाला हूं कि कुछ प्राइवेट कंपनियों में भी जो कॉन्ट्रैक्टर टाइप्स की जो होती हैं, उसमें क्या होता है, लिख रहा हूं 5200 को डिवाइड कैसे करते हैं? 26 से, तब एक दिन की आएगी। वो लोग क्या करते हैं, 5200 को डिवाइड करेंगे, अगर जनवरी 31 की है तो 31 के डिवाइड कर देंगे एक दिन की सैलरी निकालने में। अब देखो एक दिन की सैलरी में कितना अंतर आ जाता है। अगर मैं यहाँ 26 से भाग करूं तो कितना हो जाएगा? पर डे का 200 रुपए है। अब डिवाइड बाई 31 से करो जरा, बिल्कुल करो एकदम। 5200 को डिवाइड करते हैं हम 31 से, 167.7475 कर लो। तो सबसे बड़ा दिक्कत हिया लोग वो करते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर लेवल होते हैं। आप ये देखिएगा कि कितना अंतर हो रहा है, पर डे का कितना घाटा होगा। वायदा अगर 2 दिन कोई एम्प्लॉई या 2 या 3 दिन नहीं जा पाया तो वो इस हिसाब से देंगे, काट लेंगे कितना घाटा होगा इसमें। अब मैं 167.75 को गुणा करो 27 से, नहीं 26 से, क्योंकि 26 से देंगे ना, 26 से गुणा करो जरा, करो 26 से जल्दी से एकदम। 4361.5 आप ये लगा लीजिएगा 4361.5, करीब करीब 4362 रुपए। 4362 रुपए बैठे आपके 26 दिन के हिसाब से। और अगर हम आप करो 26 से 200 रुपए है ना इसके, है ना, तो आप लगाओ 200 से गुणा करो आप 26 के, 52 से बैठ रहे हैं। अब 5200 माइनस करो 4362, माइनस 4362, 838 अब आप लगा लो कितना घाटा हुआ, 838 रुपए का। तो कहीं इस टाइप से हरकतें करते हैं जिससे कि सीधे सीधा जो नुकसान पहुंचता है वो उन लोगों को पहुंचता है जो कार्य कर रहे होते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि उनको पैसे कैसे कट गए। तो ये हमको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर हम कहीं कार्य कर रहे हैं तो वीकली ऑफ वहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, सैलरी कितने दिन से मिल रही है, नहीं मिल रही, अगर वो इस लेवल से हमको दे रहे हैं तो कितना घाटा हमको होगा। मैंने एक छोटा सा अमाउंट लगाया 5200 रुपये, लेकिन आज सैलरी तो 8-10 हज़ार से कम नहीं होती ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमें पता भी होना चाहिए और जिनको लेकर अभी बहुत सारी हम अपने काम भी करेंगे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि अभी आपकी सैलरी बनेगी, कई टाइप की हम सैलरी तैयार करेंगे। ठीक है,
तो ये आपका एक पार्ट ये हुआ कि सैलरी कितने, अब क्लियर हो गया वो आपको सैलरी कितने दिन से तैयार होती है, 26 दिन से। कितने वीकली ऑफ मिलते हैं एक महीने में, 4 वीकली ऑफ मिलते हैं। ठीक, ईपीएफ को लेकर फिर करेंगे ईएसआईसी को लेकर। ईपीएफ की बात करूं तो होता है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। ठीक, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस। सी की बात करें तो होता है कॉरपोरेशन। ठीक, अब बात करते हैं हम कि डिडक्शन। देखिए, आपने सुना होगा कि कोई भी काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है तो कहता है कि अभी मेरा पीएफ कट रहा है। अब हम पीएफ को जान लेते हैं। पीएफ होता क्या है? पीएफ को प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। कोई बता सकता है पीएफ होता क्या है? सैलरी 12%। हाँ चलिए, सैलरी के 12%। क्या प्रोसेस होता है, कब मिलता है, ये वगैरह वगैरह वो सारी चीजें। रिजाइन की बात नहीं है। आप बताओ। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो प्रोविडेंट फंड जो होता है वो हमारी सैलरी से डिडक्शन होता है। मतलब कि पर मंथ जो हमारा हम काम कर रहे हैं पर डे के हिसाब से जो सैलरी फाइनलाइज बनती है तो उसमें से कुछ परसेंट हमारा सैलरी से कटता है, जिसको हम पीएफ बोलते हैं। बातचीत करेंगे अभी इसको लेके। और कटने के बाद में ये जो जमा होता है वो होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ईपीएफओ को जमा होता है। अगर हम इसका क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो कहाँ पर है अपना? है अगर मैं मुरादाबाद की बात करूं तो मुरादाबाद का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो है आपका बरेली में, पीएफ का। और पीएफ का क्या है कि पीएफ क्या होता है कि ये एक निधि होती है जिसको भविष्य निधि बोलते हैं हम हिंदी में इसको। भविष्य निधि में क्या होता है, कुछ अमाउंट तो हमारे से कटता है और कुछ अमाउंट अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो गवर्नमेंट अपने पास से जमा करती है, या आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का ओनर अपने साइड से भी कुछ परसेंट जमा कर ईपीएफओ को जमा कर देता है, जिससे कि जब हम रिटायर होते हैं उस समय अपना पैसा निकाल सकते हैं। इस पर गवर्नमेंट बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट भी देती है। आई थिंक 8.33 प्लस इस पर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया मतलब एक प्रकार से सरकार ये जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए उनके अनुसार ईपीएफओ के अनुसार बहुत बेनिफिट मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि हम रिटायरी के बाद में अगर हमें लग रहा है कोई दिक्कत है, कोई परेशानी अगर है तो हम अपना पूरा फंड का पैसा कुछ परसेंट को छोड़कर पूरा पैसा हम, अगर कोई परेशानी है तो हम उससे पहले भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्या होता है ये, कैसे कैसे क्या क्या कटता है। तो अगर हम ईपीएफ की बात करें तो 2 साइड होती हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, फिर ईएसआई को लेकर हम बातचीत करेंगे। 2 साइड होती हैं, एक होता है एम्प्लॉय और एक होता है एम्प्लॉयर साइड। एम्प्लॉय साइड कौन होता है? एम्प्लॉय बताओ। जो काम करता है। कर्मचारी। और एम्प्लॉयर जो काम करवाता है। बिल्कुल, जो कार्य कराता है, मतलब कि जिसको हम यहाँ एक मालिक का नाम दे देते हैं, मालिक। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयर साइड से जो कटता है वो कटता है आपका 12%। ठीक, और एम्प्लॉयर साइड से जो कटता है वो कटता है होता है किसको? ईपीएफओ को। हर महीने इतना जमा होता है। और देखिए क्या सबसे बड़ी बात है, सरकार इस पे कितना इंटरेस्ट देती है? 8.33+% इस पे सरकार इंटरेस्ट ब्याज देती है। तो ये एक प्रोसेस है कि कितना परसेंट, अब वो हम अभी और भी बात करेंगे कैसे कैसे ये कटेगा। ठीक है,
तो ये क्या होता है हमारा पीएफ। एम्प्लॉयज को पता है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर साइड से, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अभी रिवाइज हुआ है, वो भी हम क्लियर कर लें, क्योंकि ये पहले ये सारा प्रोसेस था। अब इस समय क्या है, अगस्त जो 2020 से इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब क्या कर दिया है कि एम्प्लॉय साइड से भी 12% है और एम्प्लॉयर साइड से भी 12% कर दिया है। तो कुल मिला के इस समय कितना है 24% हमारा, उस पर फिर करीब करीब 8.5% का ब्याज है, ठीक है। तो ये अभी अगस्त 2020 से हुआ है कि इसमें ये चेंजिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। हो सकता है आगे कुछ चेंजिंग हो सकता है कि अभी कोरोना काल रहा तो उस बेस पे सारा कुछ किया हो चेंजिंग प्रॉब्लम की बेस से, वही दबे, अन्यथा हमें ये सारी चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर हुआ पीएफ। अब हम पीएफ को ही लेंगे, 12% डिडक्शन हो रहा है हमसे, ये तो हमें क्लियर है। अब मेन आती है कि सैलरी में कैसे किस बेस पर पीएफ हमारा सैलरी से डिडक्शन होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ, एक तो होता है मेन डेज, एक होते हैं मेन डेज। मेन डेज वो डेज होते हैं जिनमें हम कार्य करते हैं। जो मेन डेज कितने होते हैं एक महीने में, बताओ, जितने से हम सैलरी डिडक्शन करते हैं 26, यस। तो मेन डेज होते हैं 26। तो हमेशा ध्यान रखना पीएफ जो कटता है वो मेन डेज पर कटता है, ठीक है। कहीं कहीं ये भी होता है ओवर टाइम, जिसको हम ओटी बोलते हैं, कहीं कहीं ओवर टाइम होता है। अब ओवर टाइम में पता चला कि कम से कम एक महीने में 10 तो ओवर टाइम हो गए, तो इसका मतलब तो अगर हम दोनों को काउंट करें तो ये 36 डे हो गए। लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे ओवर टाइम का इसमें मेंशन नहीं होता है। कौन सा होगा, ओनली मेन डेज। आप उन 26 दिनों में 26 दिन आए तो 26 दिन से ही डिडक्शन होगा, अन्यथा आप उन मेन डेजों में 3 दिन गायब रहे या 3 दिन आप जा नहीं पाए जॉब पर, तो कितने का बनेगा फिर 23 दिन का। तो 23 दिन पे जो सैलरी निकल कर आई उस पर आपका क्या होगा, पीएफ डिडक्शन होगा। तो इनका भी हमको याद रखना है कि पीएफ हमेशा किस पे डिडक्शन होता है, मेन डेज, जो 26 डेज है उन पर ही। अगर उनमें से आप 1-2 दिन नहीं जा पाते हो, अगर मैं कह रहा हूँ 2 दिन नहीं जा पाते हो, तो सैलरी आपकी जो पीएफ डिडक्शन होगा वो 24 दिन से होगा। हमारा इसमें ओवर टाइम से कोई लेना देना नहीं होगा। तो स्टूडेंट, अब पीएफ के बारे में तो मैंने बता दिया आपको कि पीएफ में कितने मेन डेज से हमारा डिडक्शन होता है और ईएसआई में टोटल से। तो हम ईएसआई को लेके बातचीत कर लेते हैं। ईएसआई होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जिसमें हम लोगों को पता है कि ईएसआई में हमारा जो जगह मैं जॉब कर रहा हूं, तो मेरे से रिलेटेड जो मेरी फैमिली है, मेरे से छोटे जो बहन भाई हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो सब इसमें क्या है, इसमें सभी जो है ऐड हो जाएंगे। और एक कार्ड मिलेगा, अगर परिवार में कोई भी बीमार होता है तो उसको जो है मेडिकल की सुविधा मिलती है। बहुत अच्छी सुविधा है ये। अगर मैं अब बात करूं इसको, तो एम्प्लॉय, इसमें भी 2 साइड्स हैं, जैसे एक होता है आपका एम्प्लॉय और एक होता है एम्प्लॉयर साइड। एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय जानते हो कर्मचारी, और एम्प्लॉयर मालिक या ओनर या किसी कंपनी के सीईओ जो मेन बना रखा है। अब एम्प्लॉय साइड से हमसे जो होता है वो कितना डिडक्शन होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द ईएसआई, नॉट अ ईपीएफ। 1.75। हाँ, अभी और भी बात करें। हाँ, एक मिनट, पहले क्या था 1.75 और इधर क्या था 4.75, कुल मिला के देखना 6.50%, 6.5% डिडक्शन होता था। लेकिन इस समय आप कितना है इधर, अब जो है वो है 0.75%, ठीक है। तो हमसे खाली कितना जाना है 0.75% हमारी सैलरी से। कौन सी सैलरी, जो टोटल सैलरी निकल आती है हमारी, टोटल सैलरी जो आएगी उसमें से आपका ये डिडक्शन होगा, ना कि मेन डेज से। क्लियर है। तो कुल मिला के 0.75% हमारा पैसा ईएसआई को जमा होता है महीने महीने।
इससे इतनी बड़ी सुविधाएं हमें और हमारी फैमिली को मिलती हैं। तो ये आज का जो है कुछ टॉपिक रहे ESI को लेकर, क्योंकि आज पहला दिन था आप लोगों के साथ में, एडवांस अकाउंटिंग के स्टूडेंटों के साथ में, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेटर तरीके से कोशिश, और हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम जो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने DA TA चारों को लेकर बातचीत की, बेसिक और आपको जो सैलरी हम कैसे प्रिपरेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने क्लियर की। तो बहुत जल्दी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और इस क्लास जो भी स्टूडेंट देख रहा है वो एक प्रकार से अपना रजिस्टर बनाए और रजिस्टर में लिखना स्टार्ट कर दें, जिससे कि आप बेटर तरीके से इसको समझ सकें। तो आज के लिए हम इतना ही काफ़ी। ठीक है स्टूडेंट।